अंतिम प्रहार को लेकर के अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। तो बिल्कुल दोस्तों, पूरे जुनून के साथ जो है आइए और इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो तैयार हैं आप सभी? फटाफट से सभी थम्स अप करके बताइए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, हो जाइए। आइए दोस्तों, आंसर करना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसके द्वारा दी गई कल्याण चंद को? ये है, पर आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर ए नहीं होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। इस प्रकार से देखो, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर मैं यहीं पर आपको बता दूं कि कमरुद्दीन आंसर है, तो इतना पे काम नहीं करना है, खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा भाई, जो कि किसी ने भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो आइए समझ लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा भाई, कमरुद्दीन। व्याख्या, कल्याण चंद चतुर्थ को जो है, कल्याण चंद चतुर्थ को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि कमरुद्दीन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? कमरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में सन 1743 में रोहिलों ने मोहम्मद अली खां के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। तो देखो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोहिलों ने, जिसमें जो है मोहम्मद अली खां नेतृत्व कर रहे थे, इसने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया, उस समय कुमाऊं के गद्दी पर यह कुमाऊं का शासनकाल कौन चला रहा था? तो कल्याण चंद चतुर्थ। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्याण चंद चतुर्थ ने समकालीन पंवार राजा प्रदीप शाह, यानी कि जो ये कल्याण चंद है, ये तो चंद शासक है ना, तो उसी समय जो है पंवार शासन में क्या चल रहा था, वहां पर कौन राजा था? प्रदीप शाह था। ठीक है, तो ये इसी का समकालीन हो गया, तो ये पॉइंट भी बन सकता है। कल्याण चंद का समकालीन प्रदीप शाह हो गया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार यह देखने को मिलता है कि गढ़वाल और कुमाऊं की सेना किसी बाहरी शक्ति का सामना मिलजुल कर करते हैं। मतलब ये प्रदीप शाह और कल्याण चंद मिलकर के इन रोहिलों को यहां से भगाने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। तो देखो, 3 पॉइंट है इसी पॉइंट आपको इसी क्वेश्चन से याद रखने होंगे। इसके अलावा और भी देखो, 1745 में शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने रोहिलों को परास्त कर कुमाऊं से खदेड़ दिया था। तो आगे देखो क्या हुआ फिर। 1745 में शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने रोहिलों को परास्त कर कुमाऊं से खदेड़ दिया। किसके नेतृत्व में? शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में, करेक्ट है। और पारिवारिक क्लेश के चलते कल्याण चंद चतुर्थ जो है नेपाल भाग गए थे, किंतु सेनापति अनूप तड़ागी ने उसे कुमाऊं लाया और पुनः राजा बनाया। कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ये। और कल्याण चंद चतुर्थ के आश्रम में कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदम नामक पुस्तक की रचना की है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो शिव, ठीक है, कवि शिव ने की है कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक की रचना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं अलग कलर रखता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। तो येलो कर देते हैं, ठीक है। तो कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक की रचना कवि शिव ने की है। और कहा जाता है कि कल्याण चंद चतुर्थ अपने शासनकाल के अंत में अंधा हो गया था और उसने दीपचंद को शासक की भागदौड़ संभाली। तो उसके बाद कौन आया था? दीपचंद आया था। तो भाई ये पूरी कहानी हमने अच्छे से जान ली है कल्याण चंद के बारे में। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है 5 फैक्ट आपको सीधा सीधा याद हो जाने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कल्याण चंद को गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि किसने दी है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारा कमरुद्दीन, करेक्ट है। एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि इसके टाइम पर जो है 1743 में रोहिलों ने आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली खां कर रहा था, रोहिलों की साइड से कुमाऊं पर आक्रमण, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये रखना कि इसका समकालीन कौन था? गढ़वाल का शासक उस समय इसका समकालीन प्रदीप शाह था। 3, चौथा पॉइंट ये रखना है कि दोनों ने मिलकर जो है इन मतलब किसी बाहरी शक्ति के लिए इन्होंने मिलकर के जो है युद्ध लड़ा था। ये हो गया। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है। एक ये चंद्रोदयम वाला याद रखना आपको, 5 पॉइंट, ठीक है। सभी के सामने उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर नहीं करना हमें, इन प्रश्न से जितने भी एडिशनल फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं
सारे सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 2015, 17, 16, 18। फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ है 2016 में। फिल्म नीति लागू की गई 2015 में। जाना हमने राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया 2016 में। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फिल्म नीति कब लागू की? 2015 में। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? समलोन। कौन सी है? समलोन, याद रखना इसको। और राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा हुआ? झुम्पा। कौन सा है? झुम्पा है। और राज्य की सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी है? घर जवें। कौन है? घर जवें। और सबसे सफल जो संगीत निर्देशक जो रहे हैं हमारे, वो नरेंद्र सिंह नेगी जी रहे हैं। और बताया जाए अगर फिल्म में जो पलायन पर आधारित है, राज्य की फिल्म जो पलायन पर आधारित है वो है बोड़िगे गंगा। बोड़िगे गंगा, ठीक है। और भूकंप पर आधारित जो फिल्म है राज्य की, वो है डांडी कांटी की गोद मां, ठीक है, डांडी कांटी की गोद मां। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके साथ याद होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है। तो चलो, तो 2 क्वेश्चन हमारे अच्छे से कवर हो चुके हैं और जो एडिशनल फैक्ट हैं वो भी साथ साथ में हमें याद हो रहे हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? पेरियार, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। बताओ। मैक्सिमम कावेरी आंसर कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं इसका आंसर गोदावरी होगा, ठीक है। तो देख लो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दी गई, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा जो है वो कावेरी नहीं होगी भाई, गोदावरी होगी, गोदावरी, ठीक है। तो बहुत सारों का आंसर आ रहा था सी, कावेरी, पर इसका आंसर कावेरी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसको अच्छे से, तब कि आपको आगे के लिए याद रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रादीपीय नदी है, ठीक है। भारत की सबसे प्रादीपीय जो बड़ी नदी है वो गोदावरी है। और इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। कहां से इसका उद्गम होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है। और इसका बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह भारतीय राज्यों किस किस से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण गंगा के रूप से जाना जाता है गोदावरी को, ठीक है भाई। देखो प्रीति कुमारी जी, शायद से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो शायद वाली बात तो नहीं किया करे, अगर फिक्स है, क्लियर है, वही चीज बोले, है ना। तो ये डन है। महत्वपूर्ण बांध की बात करें, श्री राम सागर बांध, जैकवाड़ी बांध और घाटघर बांध, ये सब तीनों जो है बड़े बड़े बांध जो है गोदावरी पर बने हुए हैं, ठीक है। आओ आगे देखो भाई, इसके कुछ सहायक नदियां भी है गोदावरी की। अगर हम बात करें इसकी दाएं से सहायक नदी है मंजीरा, डरना, परवरा और सिंधकाना और मनीर। और बाएं तट से सहायक नदी इसकी सबरी, प्राणहिता, इंद्रावती, बाणगंगा और शिवाना। भाई ये प्राणहिता इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्राणहिता। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? सारी की सारी गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। और देखो अभी, अब जो 3 नदियां और बची वहां पर, कावेरी, तो कावेरी के बारे में भी जान लेते हैं, कृष्णा के बारे में भी, और पेरियार के भी बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देखो कावेरी की जो उत्पत्ति होती है वो ताल कावेरी कर्नाटका से होती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में ही है, गिरती है। और तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाए तो कावेरी है, ठीक है। और यहां पर एक जलप्रपात भी देखने को मिलता, वाटरफॉल, होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर ही का ही एक हिस्सा है, ठीक है। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर के नजदीक से निकलती, मुहाना बंगाल की खाड़ी में। और अलमती बांध कृष्णा नदी पर ही बना है, अलमती या अलमाटी, है ना, अलमाटी बांध, ठीक है। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इसको तेलुगु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा नदी को जाना जाता है। और पेरियार के लिए याद रखना भाई, ये केरल की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, स्टार लगा दो। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी, तो आंसर होगा कावेरी। केरल की सबसे लंबी नदी, तो आंसर होगा पेरियार। और पेरियार को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है,
ठीक है, देखो इतना शानदार स्क्रीन के सामने आपके सामने स्लाइड है, इतने सारे फैक्ट बता रहा हूँ। कैलाश जी कह रहे लूसेंट का क्या हुआ। देखो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ ये बात, और लास्ट में फिर बताऊंगा। आपकी लूसेंट मैंने बोला है वो पूरी होगी, और इसी मतलब आपको जो है आपके एग्जाम से 1 महीने पहले पूरी होगी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, 18 नवंबर से पहले आपकी लूसेंट कंप्लीट होगी, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए आप लोग। कल आएगी मैराथन, सारी मैराथन में ही कंप्लीट करेंगे हम उनको फटाफट से। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत अभी जो सामने इस पर ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, तो क्लियर है भाई आप सभी को। तो केरल की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, पेरियार नदी को। इसका उद्गम जो है शिवगिरी पहाड़ी से होती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आओ अब आगे बढ़ते हैं। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। तो लगे रहिए दोस्तों पूरी जुनून के साथ, पूरी तैयारी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वह पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, बताओ भाई कौन था पहला शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। ज्ञानचंद, भारतीचंद, उद्योगचंद या फिर कल्याण चंद। देखो भाई, भारतीचंद के बारे में कुछ फैक्ट है जो याद रखना। एक लोकप्रिय, साहसी और बहादुर युक्त व्यक्ति था ये। ठीक है, और भारतीचंद के समय में किसने, कौन था नेपाल का राजा, ये पूछा जा सकता है। डोटी का राजा कौन था, तो वो था यक्षमल जयमल। एक ही है ये, ठीक है, अलग मत समझना। यक्षमल जयमल ये राजा था भाई डोटी का, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, भारतीचंद ने डोटी राजा की जो है दस्ता से छुटकारा पाने के लिए, मतलब उस जो उसकी दहशत फैलाई हुई थी उससे एक विशाल सेना का उसने निर्माण करा इसके विरुद्ध में, और 12 साल तक युद्ध लड़ा भाई इनके साथ, फाइनली जीत मिल गई। ठीक है, तो 12 वर्षीय युद्ध जो है ये भारती चंद की के द्वारा ही डोटी के साथ हुआ था। डोटी का जो राजा था वो कौन था, यक्षमल या जयमल था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और डोटी विजय के फलस्वरूप भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर और सिरा आदि पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यानी कि भारती चंद का पुत्र कौन है, रतन चंद है, और इसी की मदद सहायता से इसने जो सोर सीरा वाले पर जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, भारती चंद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नेपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये एक पहला शासक था जिसने उनकी अधीनता स्वीकार बिल्कुल भी नहीं की थी। ठीक है, सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये हो जाती है जब हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको, तो बहुत मजा आता है यहाँ पर पढ़ने में उसे। ठीक है, पर चलिए हम तो फैक्चुअल इससे निकाल रहे हैं जो एग्जाम के लिए हमारा काम बन जाए, है ना, बिल्कुल। तो देखिए, सीरा में भारती चंद ने किसको, डुंगरा और बसेड़ा को सामंत नियुक्त किया। ये भी निपट गए थे कुछ समय बाद। उसके बाद उसने मदन सिंह और राम सिंह को वहां पर नियुक्त किया था, है ना। भारती चंद की सेना ने सभी जातियों के लोग थे, जो इनकी सेना थी इसमें इसने सभी जातियों को लोगों को किया था, रखा था। और नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय में ही होती है। जो ये 12 वर्ष तक जब युद्ध चलता है तो उनकी जो सेना में है वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ वो संबंध बना लेते हैं, वैवाहिक संबंध हो गया जो भी है, उन्हीं से जो उत्पन्न होते हैं संतान उनको नायक कहते थे। तो नायक जाति की जो उत्पत्ति है वो भारती चंद के समय में ही होती है। तो ये पॉइंट आप याद रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, सही रूप से मेल खाता है, कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खा रहा है। देखो भाई ध्यान से करना ये आंसर को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन बनाया है इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कितने ध्यान से आप करते हैं इसको। जो सही रूप से मेल खाता है, यानी कि 3 गलत है इसमें, 1 सही होगा। लकी सिंह कह रहे पेपर बड़ा हार्ड लग रहा है, कहाँ हार्ड है, चलो बताओ। अभी इसमें पॉलिटी की क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। देखो क्वेश्चन सारे आपका जीएस और उत्तराखंड रखा उसमें, ठीक है। तो पाटलिपुत्र पहचान लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तीसरी जो बौद्ध संगीति परिषद जो होती है ये पाटलिपुत्र में होती है, यही यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी ये ऊपर के 3 गलत है दोस्तों, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति राजगृह में नहीं होती है, ये तो कश्मीर में होती है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इनको 1 बाय 1, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कुछ समय पहले इसकी ये, चलो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के संरक्षण में होती है, ठीक है। और कहां पर होती है, राजगृह में होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही था इसमें। बाकी एडिशनल देखो, कौन था राजा, अजातशत्रु था।
ठीक है, पहली बौद्ध संगीति। और कहां पर होती है? राजगृह में होती है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर बहुत सारी जानकारी दे रखी है, ये आप पढ़ लेना आराम से। पीडीएफ मिलेगी आपको, पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए पीडीएफ बनी है और कोई शर्त नहीं है इसमें, आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। आइए दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में होती है। ठीक है, आयोजित की गई। और इस समय काला शौक होता है भाई। कौन होता है? काला शौक। तो काला शौक के संरक्षण में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, वैशाली में। क्लियर है? बाकी एडिशनल जानकारी यहाँ पर बहुत सारी दे रखी है, मस्त कहानी में आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हमने देख लिया। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे, 250 बीसी में होती है और अशोक के संरक्षण में। किसके? अशोक के संरक्षण में होती है। और कहां पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो चौथी बौद्ध, अरे हाँ यहीं पर है चौथी बौद्ध संगीति, ये रहा चौथी, ये तीसरी। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये 72वें ईसा पूर्व ईसवी में होते, एडी आएगा यहाँ पर, 72 एडी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है। तो ये चौथी बौद्ध संगीति है ना, कश्मीर के कुंडल वन में। और किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और जबकि अश्वघोष उनके उप अध्यक्ष होते हैं। और अगर हम बात करें राजा की तो कनिष्क। ठीक है, ठीक है, कनिष्क के संरक्षण में। तो अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पर राजा कौन है? कनिष्क के संरक्षण में आयोजित होती है चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, और इसी में जो है ये बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बंट जाता है, महायान और हीनयान में। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है चौथी बौद्ध संगीति में। क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मुनाण नामक आभूषण पहना जाता है। मुनाण नामक आभूषण कहां पहना जाता है भाई? कान में, हाथ में, पैर में, नाक में, बताओ। उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। उत्तराखंड का कल्चर को भी मिलेगा आपको, जो कल्चर से इंपॉर्टेंट बन सकते वहां से मिलेंगे आपको, प्रशासनिक से मिलेंगे, हिस्ट्री से मिलेंगे, है ना। चलिए तो दीजिए आंसर दीजिए। कान आंसर कर रहे हैं, कान यहाँ पर ज्यादातर आंसर कर रहे हैं। मुनाण जो है वो कान में पहना जाता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, कान में। तो कान में पहने जाने वाले आभूषण जैसे कर्णफूल हो गया, कुंडल हो गया, बाली हो गई, है ना, ये पता ही होगा आप सभी को। कर्णफूल, कुंडल, बाली और तुगियल, मुरखली, मुनाड़, छुपिया, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये थोड़ा, ये शायद क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये मुंदड़ा वाला है, मुरखली, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके अभी रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखने भाई, यहाँ से बन सकते हैं, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। जो मुंदड़ा वाला है ना, ये बड़ा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि मुंदड़ा हम ऐसे गढ़वाली में बोलते हैं ना, मुंदड़ी, उसको ना हम वो अंगूठी भी समझ लेते हैं इसको। तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये कान में है। चलो आगे बढ़ो, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अल बुरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद, ये किस भाषा में लिखी गई है बताओ भाई। लूसेंट में इनको बार बार रगड़ रगड़ के बताया है। ठीक है, तो गलत नहीं करना। ये अल बुरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद, ये किस भाषा में है? तो हमने अच्छे से पढ़ा था इनके बारे में, जो विदेशी जो साहित्य है इनके बारे में हमने एक अलग सा सेशन लिया था लूसेंट सीरीज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करेंगे। दीपक जी कह रहे हैं क्वेश्चन में लेबल है सर, नाइस, बिल्कुल। आज ये पहली क्लास है, आगे और अच्छा मिलेगा अभी आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो उर्दू दे रहे हैं आंसर, मैं बता दूं आपको, आप शायद मिस्टेक कर गए हैं। उर्दू इसका आंसर नहीं होगा। आप ध्यान कीजिए ना, ये कौन सा विदेशी साहित्य से, या विदेशी साहित्य में भी तो हमने अलग अलग जाने थे, अरबी जाने थे हमने, फारसी जाने थे हमने, चाइनीज जाने थे हमने, है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सीरीज को बिल्कुल रेगुलर फॉलो किया करें। देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, अरबी करेक्ट होगा इसका। अल बुरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद अरबी भाषा की एक रचना थी। क्या थी? अरबी भाषा की थी। ये प्रसिद्ध अरबी पाठ जिसमें उन्होंने भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, यहाँ की जो रीति रिवाज, यहाँ का सामाजिक संगठन, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। ये अल बुरूनी जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे और इतिहासकार थे। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते थे? स्वारा, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, उनको स्वारा कहते हैं। ये कौन सी जनजाति के लोग? बताओ भाई। सर आप जो टेस्ट करवाओगे सर, प्लीज लिंक पता नहीं, टेलीग्राम टेस्ट
आपकी बात समझ नहीं आई सालू सेन जी, आप दोबारा अपनी बात को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का आ रहा है, ए भूटिया। भूटिया आंसर कर रहे हैं आप लोग, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा भाई, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यहाँ से। भूटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसको मैत कहते हैं, और जो इनका शीतकालीन आवास होता है उसको गुंडा या फिर मुंसा कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका भूटिया ही था। तो एक पॉइंट तो यही याद रखना है आपने सीधा सीधा। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि स्वारा कहते हैं अपने संबंधियों को, तो ये भूटिया जनजाति है। और भूटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, सॉरी आवास है, जहाँ वो रहते हैं ग्रीष्मकालीन मतलब समर, तो वो है मैत में, उसको मैत कहते हैं। और जो शीतकालीन आवास है उसको गुंडा या फिर मूंसा कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके भी रखा है भाई, देखो स्टैटिक भी पूछता है ना, तो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलो बताओ, जैसे संगठन आते हैं वो भी आगे मिलेंगे आपको, है ना, कैपिटल, करेंसी, स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होते हैं वो भी रखे हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे आपको ये सीरीज में बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, विद एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है, मैक्सिमम आंसर भोपाल कर रहे हैं, कोई अलग अलग आंसर कर रहे हैं, जबलपुर, कोई इंदौर भी कर रहे हैं, बट कंफ्यूज है टोटली। बता दूं आप लोगों को, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह कृषि के क्षेत्र में विशेषता वाला एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को अस्तित्व में आया। तो यह भी पूछा जा सकता है कब अस्तित्व में आया? 2 अक्टूबर 1964, 1964 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य का मानना है कि कृषि जीवन का निर्वाह करती है। ठीक है, पर कृषि चला रही है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई आपको, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? बताओ भाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, तो आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, पर जिन जिन का आंसर मैं देख पा रहा हूँ डी है, वो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख हमें 338 के ए में देखने को मिलता है। दोस्त थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में अच्छे से। डी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 के ए के तहत किया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको हम NCST कह रहे हैं, ठीक है, इसकी स्थापना जो है संविधान के 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से की गई है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना या इस किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका जो है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद का जो है प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष होती है। ठीक है, 2004 में अनुसूचित जनजाति के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया और इसमें श्री कुंवर सिंह को प्रथम अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। तो कुंवर सिंह जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, NCST के वर्तमान अध्यक्ष नंद कुमार साय जी है, तो ये भी आप इसके साथ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के ए में 89वां संविधान संशोधन 2003, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 12, मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल में? क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आप लोग जो है पूरे रिलैक्स के साथ रजाई ओढ़ के और मस्त होके जो है अपनी इस क्लास का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है,
इसीलिए मैंने इसका जो आपका जो थीम, ये जो हमने कलर रखा है, इसका बैकग्राउंड कलर वो बिल्कुल ब्लैक रखा, ताकि आपको जो है लाइट भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी आंखों में, है ना। तो बिल्कुल चंपावत जो आंसर कर रहे हैं भाई, वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर। तो मानेश्वर का मेला जो है वो चंपावत में लगता है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पर मानेश्वर मेला चंपावत, और यह मेला जो है चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मायावती आश्रम जो है किस जनपद में है, ठीक है। तो मायावती आश्रम भी आपका चंपावत जनपद में हो जाएगा। मायावती आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। किस शाखा है? रामकृष्ण मठ की ही एक शाखा है मायावती आश्रम। और मायावती आश्रम, जिसको अद्वैत आश्रम भी कह रहे हैं, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 में J.H. सोबियर द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है। देखो क्या कि इनमें से जो है रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, ऑप्शन में मायावती आश्रम होगा, तो ध्यान रखेंगे। एक दूसरा तो यही बन गया कि मायावती आश्रम किस जनपद में है, तो चंपावत में है। तीसरा बन सकता है कि मायावती आश्रम की स्थापना जे एच सोबियर जी के द्वारा कब की गई, तो 19 मार्च 1899 में। और एक क्वेश्चन तो है ही, मानेश्वर का मेला चंपावत में, ठीक है। तो ये जो 4-4, 5-5 पॉइंट जो बन रहे हैं, सब ध्यान रखने होंगे। आओ भाई आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा प्रशासक कौन था, बताओ। कुमाऊं का पहला सूबा, तो हमें गढ़वाल भी पता होना चाहिए साथ साथ में, तभी तो मजा आएगा। और पहले सूबे के साथ हमें दूसरा सूबा और अंतिम सूबा पता होना चाहिए। तो देखो ये सीरीज का जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है कि अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन पक्का। उसका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुमाऊं का पहला गोरखा सूबा प्रशासक कौन था, तो आपके माइंड में इतने क्वेश्चन और बनने चाहिए, तब तक उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन ये पूछा कुमाऊं का पहला सूबा, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है गढ़वाल का भी होगा कोई, तो गढ़वाल का पहला सूबा कौन रहा होगा। दूसरा, अगर ये एक सूबा है तो कोई इसमें अंतिम सूबा भी रहा होगा, अंतिम सूबा भी रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके, और ये क्वेश्चन तो यही बनता है कि सूबा हुआ क्या, एक प्रकार का सूबा है क्या। तो इस प्रकार की जब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे ना अपने माइंड से, तो याद नहीं होगा आपको एक प्रश्न। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पहले अपने माइंड से क्वेश्चन बनाइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तब मजा आएगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर फिर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है भाई। तो चलो देख लेते हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर आपके सामने इस स्लाइड में है। तो इसका सही आंसर है जोगमल शाह। किस किस ने सही आंसर दिया भाई, बहुत सारे बम सा कुछ कर रहे हैं। जोगमल शाह यानी कि सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। कुमाऊं का पहला सूबा वो कौन था, जोगमल शाह। अब देख लेते, पहले समझ लेते हैं कि सूबा क्या होता है। तो गोरखों के प्रतिनिधि जो उत्तराखंड में शासन प्रतिनिधित्व तो करते थे, उन्हें सूबा या सूबेदार कहते थे। भाई ये रहा आपका नेपाल, ये आपका नेपाल है, ठीक है भाई। अब नेपाल में राजा बैठेगा, तो राजा अब हम इन्होंने गढ़वाल पर भी जो है अपना कब्जा कर लिया है, और उन्होंने कुमाऊं पर भी कर दिया है। तो राजा हर जगह तो नहीं बैठेगा ना, तो राजा किसको एक प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भेजता है यहाँ पर, जिसको सूबा कह रहे हैं। जो यहाँ पर आकर के जो उसको देखेगा, यहाँ का शासन संभालेगा, उसको सूबा या सूबेदार कह रहे हैं भाई। तो क्लियर होगी डेफिनेशन। अब बात आती है कुमाऊं का प्रथम सूबा जो है वो जोगमल शाह था। कौन था, जोगमल। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि गढ़वाल का कौन था, तो गढ़वाल का प्रथम सूबा जो था वो अमर सिंह थापा था। कौन था, अमर सिंह थापा था। अब सूबाओं की बात करें तो जोगमल शाह पहला सूबा था। काजी नरसाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंगल रात की घटना होती है इसके टाइम पर, ये आपने डिटेल में कहानी पढ़ी होगी, ठीक है। और अजब सिंह थापा और बमसा चौतरिया, ये था भाई अंतिम सूबा। तो हमारे पिछले जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे वो आपको क्लियर हो गए हैं। सूबा क्या होता है पता चल गया। पहला सूबा कुमाऊं का जोगमल शाह, गढ़वाल का पहला सूबा अमर सिंह थापा, और अंतिम सूबा की बात हम करें तो बमसा चौतरिया, याद रखना है अंतिम सूबा। सर्वाधिक समय तक सूबा रहा है ये बमसा चौतरिया, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें याद रखना आपको, ठीक है। और ये मंगल रात की घटना वाला ध्यान रखना भाई, ये काजी नरसाई के समय, ठीक है, काजी नरसाई, ये पॉइंट भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेबी, आपने सुना होगा सेबी के बारे में, सेबी, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म यही है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था, बताओ भाई।
बिल्कुल सीधा सीधा मतलब सेबी की स्थापना कब हुई बताओ। तो 1988 यहाँ पर जो आंसर करे, कुछ 90 भी कर रहे हैं, पर आपको बता दूं 88 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो दोस्तों, 12 अप्रैल 1988 को किया गया था विनिमय बोर्ड का गठन। इसका मतलब जो सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया। ध्यान रखेंगे, डेट भी याद रखनी इसकी 12 अप्रैल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी सेबी अधिनियम जो है 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को ये वैधानिक अधिकार दिया गया था इसको। और सेबी का जो मुख्यालय, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखना है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, मतलब इतना अंदर जाने के लिए, बस मुंबई में है। ठीक है, और बाकी अधिक जानकारी के लिए पढ़ लेना इसको। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है ये भी देख लो भाई। ठीक है, और क्या है, सुश्री माधवीपुरी, ये भी ध्यान रखना आपको। और बाकी एडिशनल जानकारी यहाँ पर काफ़ी कुछ दे रखी है, पीडीएफ से पढ़ लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बात कर दी। पहला पॉइंट, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988। दूसरा, इसको जो है वैधानिक अधिकार कब मिला, 30 जनवरी 1992 को। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बस, बहुत खत्म। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो बताओ भाई, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है किस आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत। 165 अनुच्छेद, 167, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 171। तो बताओ आंसर। शुभम मटपाल जी कह रहे हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी, लास्ट में पूरी बताया जाएगा आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग, बस क्लास को देखिए और कोशिश कीजिए यहीं पर लर्न करने के लिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ को देखोगे एक बार तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्लास को इस बार पूरा देख लीजिएगा। आंसर आप लोग 165 कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 165, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति हेतु आवश्यक कुछ शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने जो है कार्य किया हो, उन्होंने न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, ये कम से कम 10 वर्ष से जो है उच्च न्यायालय में इन्होंने अधिवक्ता का कार्य किया हो। ठीक है, महाधिवक्ता विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। ये काम क्या करता है, राज्यपाल को सलाह देने का काम करेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, और ये राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कोई भी कार्यों को जो है अच्छे से निपटारा करेंगे। इसके अलावा महाधिवक्ता सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो महाधिवक्ता होता है क्या वो सदन में बैठ सकता है, ये सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ले सकता है। सदन में अपनी बात भी रख सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता वहां पर। और राज्य का हमारा प्रथम महाधिवक्ता कौन है, मेहरबान सिंह नेगी जी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था। तो अशोक किसका पुत्र है भाई, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर कनिष्क। बिल्कुल, चलिए भाई, बढ़िया, दीजिए आंसर क्या होगा। अशोक किसका पुत्र था भाई, अशोक बिंदुसार, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बिंदुसार का पुत्र है भाई अशोक। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से देखेंगे। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता कहा जाता भाई। क्या बोला, दोबारा सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं बिंदुसार की। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, महान पिता का पुत्र बिंदुसार को क्यों कहा जा रहा, क्योंकि इसका जो महान पिता था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी तो महान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा। और इसका पुत्र जो था वो कौन था, अशोक। तो अशोक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया महान, क्या, एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता। समझ रहे हैं, तो ये इसीलिए इसको कहा गया है एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता। किसको कहा गया, बिंदुसार को। बिंदुसार का पुत्र है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक।
क्लियर होगी बात, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और 298 बीसी से 273 बीसी तक मौर्य वंश का शासन किया इनके द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। ठीक है, इसने 16 राज्यों को लाया और इस तरह से जो है लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई धीरे धीरे। बिंदुसार के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके द्वारा काफ़ी काम किए गए। बाकी अशोक के अधिकांश अशोक के बारे में जो है जो इसके शिलालेख हो गया, ये ज़्यादा जानकारी हम इस पे अभी नहीं जानेंगे। अशोक के बारे में अलग से एक क्वेश्चन रहूँगा, वहाँ पर देखेंगे। बताओ भाई, राज्य के किस जनपद में त्रिकोण कुंड है? त्रिकोण कुंड किस जिले में है? चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या फिर बागेश्वर में? त्रिकोण कुंड किस जनपद में स्थित है? तो त्रिकोण कुंड जो है वो चमोली में है, चमोली में। ठीक है, कहाँ है? चमोली में। तो ये रहा भाई चमोली, और चमोली के अन्य और कुंड भी है। देखो चमोली में कौन कौन से कुंड है? नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, सतपथ कुंड, बैतरणी कुंड, ऋषि कुंड, सोम कुंड, हेम कुंड, होम कुंड, परी कुंड, सांडिल्य कुंड, बेदनी कुंड और भाप कुंड। ये सब के सब कुंड कहाँ है? चमोली जिले के कुंड है ये। ठीक है, और इन्हीं में से एक कुंड पूछ लिया इन्होंने, त्रिकोण कुंड। तो कहाँ है? चमोली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से करेंगे प्रश्न को। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है इनमें से, फटाफट से बताओ जरा। बिल्कुल पूनम राणा जी, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हर तरीके से हमें तैयार रहना है। दीजिए इस प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए लाया गया है, बट आप कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 17 है भाई, 16 नहीं होगा, 7,817। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी की अगर ये जो दे रखी है ना हाइट यहाँ पर, ये 7434 जो है ना, ये नंदा देवी पूर्वी की है। ये नंदा देवी पूर्वी की हाइट है भाई। ठीक है, और आपसे यहाँ पर दे रखा है नंदा देवी पश्चिमी, तो 7,817 मीटर है भाई। करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर सुमेलित यही नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? नंदा देवी पश्चिमी की हाइट ये याद रखनी है 7,817 मीटर, और पूर्वी की हमें याद हो जाएगी 7434। इसके अलावा कामेत की याद रख लो, इंपॉर्टेंट है 7756। चौखंबा की भी याद रख लो 7138, और भागीरथ पर्वत की भी याद रख लो 6856। ठीक है, तो ये सब देख लो, देख लो। इसमें भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पूरा दे रखा है, सारे जो इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर चमोली में है। ठीक है, कामेत 7,756 मीटर। फिर नंदा देवी पूर्वी, ये देखो ये पूर्वी ये वाला था 7734। ठीक है, और माणा 7272, चौखंबा, पंचाचूली इंपॉर्टेंट है भाई 6,904, भागीरथ और नीलकंठ सब इंपॉर्टेंट पर्वत दे रखे हैं, इनकी हाइट भी याद रखनी है आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है। मनीषा बोरा जी के सर आज की नोटिफिकेशन नहीं आती है सर आपके? आजकल क्लास नहीं हो रही थी इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, अब आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो है 9 बजे आप सीधे सीधे उत्तराखंड एग्जाम मेंटर पे जाएंगे, यूट्यूब पे आपको लाइव दिख रहा होगा, सीधे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं रोज़ जो है जब भी क्लास आती है उसका लिंक वहाँ पर डालता ही हूँ, और एडिशनल आपको जो भी डे में कौन सा दिवस है आज, कुछ भी आपको न्यूज़ रिलेटेड जो है सारी वहाँ पर टेलीग्राम पर मिलेगी। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम क्या है? NBN, नवीन सर उत्तराखंड। आप लिखोगे टेलीग्राम पर, यही लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस केदार में शिव की नाभि की पूजा होती है? सचिन जी कह रहे हिंदी भी ऐड करो। बिल्कुल सचिन जी, देखो ऐड हम इसमें, ये सीरीज जो चल रही है ना, ये कंप्लीट आपका यूके PSC जो आपका एग्जाम करा रहा है, बिल्कुल पूरा पैटर्न कवर होगा इसमें। आपको देखो उत्तराखंड तो चल ही रहा है, यूके जीके है, GS आपको दिख ही रहा है, करंट अफेयर भी ऐड करेंगे इसमें, और कंप्यूटर भी ऐड करेंगे, और हिंदी भी ऐड करेंगे भाई। ठीक है, तो आएगी धीरे धीरे दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो नाभि की पूजा होती है ऑब्वियसली मध्य महेश्वर में। मध्य से आ रहा है, नाभि कहाँ होती? मध्य भाग में होती, बीच में मध्य
मद महेश्वर याद रखेंगे। फिर भी आप यहाँ पर देख लो, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, रुद्रनाथ में मुहा की पूजा, केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा और कल्पेश्वर में केशों की पूजा, यानी कि बाल जिसको कहते हैं हम, है ना। तो याद रखना। और ये हमारा क्या हो गया, मद महेश्वर में नाभि की पूजा। तो हो गया हमारे पंच, पूरे के पूरे पंच केदार हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो पंच केदार में मद महेश्वर में नाभि की पूजा, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुहा की पूजा, केदारनाथ में पृष्ठभाग की और कल्पेश्वर में केशों की। अब किसी को कहानी नहीं पता ये आते कहाँ से, ये भुजा, ये मुंह या पृष्ठ केश आते कहाँ से, तो इनकी एक बेहतरीन कहानी है जो मैं कई बार सुना चुका हूँ, ठीक है। तो हमारी परीक्षा वाणी सीरीज को देख लीजिएगा, और या जो हमारे कोर्स में जुड़े होंगे उनको वहां दिख गया होगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है भाई यूकेपीएससी। देखो, बंगाल की खाड़ी में निकासी होती है, यानी इनमें से कौन सी है नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि इनमें से 3 ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है भाई। अब बताओ ये कौन सी है जो इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपने पिछले जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, अगर आप शुरू से जुड़े हैं, वह क्लास को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो आप आंसर इजीली निकाल लोगे इसका, क्योंकि मैंने पहले इस पर डिस्कस कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं वैसे तो निकाल दिया है बहुत सारों ने, बहुत बढ़िया। जिन जिन का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या होगा, कृष्णा इसका राइट आंसर है। देखो, कृष्णा नदी एक प्रादीपीय नदी है जो महाबलेश्वर के पास से एक झरने से निकलती है, ठीक है। और ये जो है 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन है इसकी सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी इंपोर्टेंट है भाई, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी और भीम इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये देखो इसकी जल निकासी बेसिन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन सबसे होते निकलती है। इसकी कुछ और भी प्रादीपीय नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये सब भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये भी ध्यान रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध पूछा जाए, नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर बांध भी जो है ये कृष्णा नदी पर ही है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कृष्णा नदी पर ही बनाया गया। जहां नदी तेलंगाना राज्य के नलकोड़ा जिले और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के बीच में एक सीमा बनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई क्या कह रहा है, यही है वो कृष्णा नदी ही क्या कर रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक क्या बना रही, एक सीमा बना रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और अभी हमने पीछे भी बात की थी, पूनम राणा जी बिल्कुल सही बात, अलमाटी बांध पे बात की थी पीछे, हाँ। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही बना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, किस राज्य में बोमडीला दर्रा स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, असम, सिक्किम, अरुणाचल या फिर हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा, बोमडीला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है इसका। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, करेक्ट है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में समान नागरिक संहिता प्रदान कराने की बात की है। ये तो बहुत चल रहा था अभी, है ना, बहुत करंट न्यूज में देखने को मिला आपको। समान नागरिक संहिता प्रदान करने की बात की गई है किस आर्टिकल में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया शायद रिसेंटली कोई एग्जाम में, ठीक है। तो ये लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जरूरी है। आर्टिकल 44 है ना, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो यहां पर कुछ और भी देख लो भाई, ठीक है, जो ऑप्शन में और आर्टिकल उनके बारे में भी देख लेते हैं। 44वां भारतीय संविधान संशोधन, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान संशोधन के भाग 4 में शामिल है। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किस भाग में है, भाग 4 में है ये। और भी देखो 44 में क्या है, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता
आर्टिकल 44। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराना। जो 6 साल से कम की आयु के बच्चे हैं उनके लिए कुछ उनकी देख रेख, उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड उनकी बारे शिक्षा के बारे में आर्टिकल 45 में इंपॉर्टेंट है ये वाला। 46 में क्या, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जो SC ST कैटेगरी के हैं या उनसे भी और नीचे वर्ग में हैं, उनके लिए जो है शिक्षा से संबंधित उनके हित के लिए जो बात की गई है वो आर्टिकल 46 में की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको सब ध्यान रखने होंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 3 या भाग 2 में? बताओ। मौलिक अधिकार अलग अलग आंसर करे, कंफ्यूजन, इसमें भी कंफ्यूजन है। देखो भाई, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में कहता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में कहता है और मौलिक अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ध्यान दीजिए इसको, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें वर्तमान में हमारे संविधान में कितने 6 मौलिक अधिकार है। कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और न्यायिक न्यायालय में मौलिक अधिकारों का परिवर्तनीय होते रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा सम्मिलित है और 13 में कानूनों की वैधता के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये है 12 से 15 तक, सॉरी 12 से 35 तक जो है भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में है। अब देख लो यहाँ पर टोटल दे रखे हैं कितने से कितने, सभी के बारे में देख लो यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसमें समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये हमारे टोटल मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है हमारे। तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है जैसे बताया 12 से 35 तक है, तो इनको इस प्रकार से बांटा गया है। तो इन्हीं में हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में कौन कौन से वो भी दिए गए हैं। तो 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। 1922 तक जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 1919 से 22 तक का है। ठीक है, और आर्टिकल 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं इसके अंतर्गत। और 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। बाकी 29 और 30 जो है ये सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार हैं। और 32वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भयंकर क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए ये क्या प्रदान करता है? आर्टिकल 21 का ए में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 के ए में जो है ये किस पे बात की गई है? काम, गोपनीयता, समानता या फिर शिक्षा पे? तो बहुत बढ़िया, जिन जिन का आंसर डी आ रहा है भाई बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार निहित है, यह भी हमने बात कर दी। इन्हीं में से जो है मूल अधिकार क्या होते हैं, जो सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग हो, या कहाँ पे उसका जन्म स्थान से उसको कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो ये सभी के लिए लागू होते हैं, ये सभी के अधिकार हैं। ठीक है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का ए। और भारत की संसद का जो है RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। ठीक है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। तो टोटली जो इसका कंक्लूजन है वो ये याद रखना है आपको कि जो
हमारा अनुच्छेद 21 का ए है, इसको कब जोड़ा गया? तो इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में। इसमें क्या बताया गया है? ये 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, इनको मुफ्त मुफ्त की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो याद हो जाएगा आपको 21 का ए, शिक्षा, किससे? शिक्षा से संबंधित। क्लियर है? क्या क्या याद रखा? और इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 भी याद रखा। ठीक है, चलो, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास के एंड तक बने रहें आप लोग। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है। और अभी रुक जाइए, आपको पीडीएफ भी तो लेनी है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? रुकिए थोड़ा सा। उससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, सभी जो है कमेंट करके अपना कमेंट जरूर रखेंगे, कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए, तो आप बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरा काम है बताने का आप लोगों को, वो है पीडीएफ पे। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। उत्तराखंड एग्जाम मेंटर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वहां पर आपको कोई पे करना पड़ेगा इस पीडीएफ के लिए, बिल्कुल भी नहीं, फ्री में मिलेगा। वहां पर आप जाओगे पीडीएफ, और एक आपको बता दूं, मैंने एक फ्री पीडीएफ वहां पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको भी पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिए दोस्तों। ऐसी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपको ये क्लास रोज मिलेगी 9 बजे रात को। ठीक है, 9 PM पे आप सभी लाइव आएंगे। और कल आपको, जैसे कि आप लोग कुछ कह रहे थे कि हिंदी नहीं है, हिंदी भी इंक्लूड होगी अभी धीरे धीरे। आपको इसमें करंट अफेयर भी मिलेगा ऐड होते हुए साथ साथ में। ठीक है, जो 2 चीज़ इसमें रह गई वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। जो कि आपका यूके पीएससी ने जो सिलेबस दिया है, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, एसआई सभी का, वो हम इसमें कवर करेंगे। और जैसे कि आपने देखा है, हालांकि 24 प्रश्न थे, तो आप ईमानदारी से बताइए कि ये सिर्फ 24 ही प्रश्न याद करके जा रहे हैं आप इस क्लास से? अगर आपको 1 घंटे में 24 प्रश्न भी याद हो गए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। पर आप अगर ईमानदारी से क्लास को देखा होगा, तो हमने 24 प्रश्न के साथ जो एडिशनल फैक्ट कवर करे हैं, वो बहुत बेहतरीन रहे होंगे। वो आपको 50 से ऊपर लेके गए होंगे। ठीक है, तो उद्देश्य यही है इस क्लास का। इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस बार सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी 1-2 मिनट रुकता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ। हो सकता है किसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, अभिषेक चौहान जी कह रहे सर हमारी भी सुन लिया करें, तो बिल्कुल बताइए अभिषेक जी। जीवन आमंत कह रहे हैं कि लूसेंट कब से स्टार्ट होगी? कल आपको लूसेंट की मैराथन क्लास मिलेगी, और मुझे बहुत पसंद आती है सर। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, प्लीज बताइए। तो भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली है, दूसरे नंबर पे हमारा उत्तरकाशी है। ठीक है, तो कोई शक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चमोली है भाई सबसे बड़ा। और किसी कोई क्वेश्चन? पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कल मिलेगा आपको पीडीएफ, वहां पर अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्योति जी कह रहे टेस्ट सीरीज भी लगा दो। भाई ये क्या टेस्ट सीरीज से कम है क्या? ये ऐसी टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी बताओ? देखो, अपनी बात को अधूरा पूरी बात बताइए, मैं समझ कहीं कहीं पर क्लियर नहीं हो रहा है किसी की बात। धन्यवाद नितेश मीनान जी, नीरज टमटा जी धन्यवाद। अक्षय जी बता चुका हूँ, लूसेंट आपकी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मानव रॉय कह रहे उत्तरकाशी पहले लिखा है कहीं पे, उसको हटा दीजिए। जहां पर उत्तरकाशी लिखा है उसको छोड़ दीजिए, चमोली कर लीजिए अब। ठीक है, चलो, धन्यवाद इनाया जी। मनीषा बोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर के लिए निश्चिंत रहिए, पीडीएफ क्लास के साथ पीडीएफ मिलेगी पूरे साल भर का, उत्तराखंड प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए करंट अफेयर के लिए। ठीक है, चलिए,
अब आपका टेस्ट जो हमारा चल रहा भाई देख लीजिए, जिसने टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है, ठीक है, तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। मात्र 99 रुपये में मिलने वाली है। नया बैच 2 स्टार्ट होने वाला है इसका, ठीक है। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है इसका प्राइस अभी 199 हो रखा है, ठीक है। और अब हमारे इसका बैच 2 स्टार्ट होने वाले, अब आपको वही टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 में मिलेगी। तो ये हमारा 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ये, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आपको एक टेस्ट सीरीज जो डेली बेसिस में एक पीडीएफ मिलता है, उस पीडीएफ में आपको पूरे डेली का जो टॉपिक दिए रहते हैं, उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपका वो टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। 5 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं नई टेस्ट सीरीज को, ठीक है, मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है। और आज का टेस्ट हमारा चल रहा है जो, वो टेस्ट नंबर 17 है, उसको अभी अपलोड कर देता हूँ। तो अब आप लोग आराम से उस टेस्ट को भी दे सकते हैं, और किसी भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नंदा देवी पूर्वी, ये देखो, ये पूर्वी ये वाला था 77 34, ठीक है। और माणा 72 72, चौखंबा, पंचाचूली इंपोर्टेंट है भाई 6904, भागीरथ और नीलकंठ सब इंपोर्टेंट पर्वत दे रखे हैं। इनकी हाइट भी याद रखनी है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है। मनीषा बोरा जी के सर आज की नोटिफिकेशन नहीं आती है सर आपके, आजकल क्लास नहीं हो रही थी इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे। अब आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, आप लोग जो है 9 बजे आप सीधे सीधे उत्तराखंड एग्जाम मेंटर पे जाएंगे, यूट्यूब पे आपको लाइव दिख रहा होगा, सीधे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं रोज़ जो है जब भी क्लास आती है उसका लिंक वहाँ पर डालता ही हूँ। और एडिशनल आपको जो भी डे में कौन सा दिवस है आज, कुछ भी आपको न्यूज़ रिलेटेड जो है सारी वहाँ पर टेलीग्राम पर मिलेगी। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम क्या है? NBN, नवीन सर उत्तराखंड। आप लिखोगे टेलीग्राम पर, यही लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस केदार में शिव की नाभि की पूजा होती है? सचिन जी कह रहे हैं हिंदी भी ऐड करो। बिल्कुल सचिन जी, देखो ऐड हम इसमें, ये सीरीज जो चल रही है ना, ये कंप्लीट आपका यूके PSC जो आपका एग्जाम करा रहा है, बिल्कुल पूरा पैटर्न कवर होगा इसमें। आपको देखो उत्तराखंड तो चल ही रहा है, यूके जीके है, GS आपको दिख ही रहा है, करंट अफेयर भी ऐड करेंगे इसमें, और कंप्यूटर भी ऐड करेंगे, और हिंदी भी ऐड करेंगे भाई, ठीक है। तो आएगी धीरे धीरे दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो नाभि की पूजा होती है ऑब्वियसली मध्य महेश्वर में। मध्य से आ रहा है, नाभि कहाँ होती, मध्य भाग में होती, बीच में मध्य महेश्वर, याद रखेंगे। फिर भी आप यहाँ पर देख लो, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, रुद्रनाथ में मुहा की पूजा, केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा, और कल्पेश्वर में केशों की पूजा, यानी कि बाल जिसको कहते हैं हम, है ना। तो याद रखना। और ये हमारा क्या हो गया, मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा। तो हो गया हमारे पूरे के पूरे पंच केदार हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो पंच केदार में मध्य महेश्वर में नाभि की पूजा, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुहा की पूजा, केदारनाथ में पृष्ठ भाग की, और कल्पेश्वर में केशों की। अब किसी को कहानी नहीं पता ये आते कहाँ से, ये भुजा, ये मुंह, या पृष्ठ केश आते कहाँ से, तो इनकी एक बेहतरीन कहानी है जो मैं कई बार सुना चुका हूँ, ठीक है। तो हमारी परीक्षावाणी सीरीज को देख लीजिएगा, और या जो हमारे कोर्स में जुड़े होंगे उनको वहां दिख गया होगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है भाई यूके PSC। देखो, बंगाल की खाड़ी में निकासी होती है, यानी इनमें से कौन सी है नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी कि इनमें से 3 ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है भाई। अब बताओ ये कौन सी है जो इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो अगर आपने पिछले जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, अगर आप शुरू से जुड़े हैं, वह क्लास को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो आप आंसर इजीली निकाल लोगे इसका, क्योंकि मैंने पहले इस पर डिस्कस कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं वैसे तो, निकाल दिया है बहुत सारों ने, बहुत बढ़िया। जिन जिन का आंसर यहाँ पर C आ रहा है वो बिल्कुल सही है। कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या होगा? कृष्णा इसका राइट आंसर है। देखो, कृष्णा नदी एक प्रादीपीय नदी है जो महाबलेश्वर के पास से एक झरने से निकलती है, ठीक है। और ये जो है 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन है इसकी सहायक नदी? कृष्णा की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है भाई।
तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी और भीम इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है। और ये देखो, इसकी जल निकासी बेसिन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन सबसे होते निकलती है। इसकी कुछ और भी प्रादीपीय नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये सब भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये भी ध्यान रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध पूछा जाए, नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध भी जो है ये कृष्णा नदी पर ही है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कृष्णा नदी पर ही बनाया गया। जहां नदी तेलंगाना राज्य के नलकोड़ा जिले और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के बीच में एक सीमा बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई क्या कह रहा है, यही है वो कृष्णा नदी ही क्या कर रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक क्या बना रही, एक सीमा बना रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। वो अभी हमने पीछे भी बात की थी, पूनम राणा जी बिल्कुल सही बात, अलमाटी बांध पे बात की थी पीछे। हाँ, तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही बना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, अरुणाचल या फिर हिमाचल प्रदेश में? बहुत अच्छा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है इसका। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको, करेक्ट है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में समान नागरिक संहिता प्रदान कराने की बात की है? ये तो बहुत चल रहा था अभी, है ना, बहुत करंट न्यूज में देखने को मिला आपको। समान नागरिक संहिता प्रदान करने की बात की गई है किस आर्टिकल में? ये क्वेश्चन भी पूछा गया शायद रिसेंटली कोई एग्जाम में। ठीक है, तो ये लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जरूरी है। आर्टिकल 44 है ना, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। तो यहां पर कुछ और भी देख लो भाई। ठीक है, जो ऑप्शन में और आर्टिकल उनके बारे में भी देख लेते हैं। 44वां भारतीय संविधान संशोधन, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान संशोधन के भाग 4 में शामिल है। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये किस भाग में है? भाग 4 में है ये। और भी देखो 44 में क्या है, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराना। जो 6 साल से कम की आयु के बच्चे हैं उनके लिए कुछ उनकी देखरेख, उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड उनके बारे शिक्षा के बारे में आर्टिकल 45 में इंपॉर्टेंट है ये वाला। 46 में क्या, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जो SC ST कैटेगरी के हैं या उनसे भी और नीचे वर्ग में हैं उनके लिए जो है शिक्षा से संबंधित उनके हित के लिए जो बात की गई है आर्टिकल 46 में की गई है। तो ये पॉइंट भी आपको सब ध्यान रखने होंगे। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 3 या भाग 2 में? बताओ। मौलिक अधिकार अलग अलग आंसर करें, कंफ्यूजन, इसमें भी कंफ्यूजन है। देखो भाई, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में कहता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में कहता है और मौलिक अधिकार जो है हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ध्यान दीजिए इसको, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें वर्तमान में हमारे संविधान में कितने 6 मौलिक अधिकार है। कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और न्यायिक न्यायालय में मौलिक अधिकारों का परिवर्तनीय होते रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में
राज्य की परिभाषा सम्मिलित है और 13 में कानूनों की वैधता के बारे में कहता है। ठीक है, तो ये है 12 से 15 तक, सॉरी 12 से 35 तक जो है भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में है। अब देख लो यहाँ पर टोटल दे रखे हैं कितने से कितने, सभी के बारे में देख लो यहाँ तक। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसमें समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये हमारे टोटल मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है हमारे। तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है जैसे बताया 12 से 35 तक है, तो इनको इस प्रकार से बांटा गया है। तो इन्हीं में हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में कौन कौन से वो भी दिए गए हैं। तो 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है, 1922 तक जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 1919 से 22 तक का है। ठीक है, और आर्टिकल 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं इसके अंतर्गत, और 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। बाकी 29 और 30 जो है ये सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार हैं, और 32वां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भयंकर क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए ये क्या प्रदान करता है। आर्टिकल 21 का ए में क्या कहा गया है। आर्टिकल 21 के ए में जो है ये किस पे बात की गई है, काम, गोपनीयता, समानता या फिर शिक्षा पे। तो बहुत बढ़िया, जिन जिन का आंसर डी आ रहा है भाई बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार निहित है, यह भी हमने बात कर दी। इन्हीं में से जो है मूल अधिकार क्या होते हैं, जो सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग हो, या कहाँ पे उसका जन्म स्थान से उसको कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो ये सभी के लिए लागू होते हैं, ये सभी के अधिकार हैं। ठीक है, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का ए। और भारत की संसद का जो है आरटीई अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। ठीक है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। तो टोटली जो इसका कंक्लूजन है वो ये याद रखना है आपको कि जो हमारा अनुच्छेद 21 का ए है इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार के रूप में। इसमें क्या बताया गया है, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनको मुफ्त की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो याद हो जाएगा आपको 21 का ए शिक्षा, किससे, शिक्षा से संबंधित। क्लियर है, क्या क्या याद रखा, और इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 भी याद रखा। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्लास के एंड तक बने रहें आप लोग। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान पर रहा है। उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है आपको बताना है। ठीक है, चलो बताइए। खाद्य सुरक्षा सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड की रैंक बताना, कौन से स्थान पर रहा, 5वें नंबर पे, 6ठे या 7वें या फिर 8वें नंबर पे। दीजिए भाई फटाफट से आंसर। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक बताना है उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो देख पा रहा हूं जैसे कि यहाँ पर ए ज्यादातर आंसर आ रहा है, और ए ज्यादातर ही नहीं लगभग सभी का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं आंसर में क्या है। ए तो नहीं है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 7वां इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर होगा भाई, जो कि बहुत कम लोगों ने ही आंसर दिया था। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी 7वें नंबर पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, किसने जो है ये सूचकांक जारी किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला, 7वां स्थान मिला भाई। ठीक है, तो जो ये ए कर रहे थे ऑप्शन, वो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। खाद्य सूचकांक 2021-22 में 17 बड़े राज्यों के बीच तमिलनाडु 82 अंकों 82 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु, जबकि गुजरात 77.5 अंकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र जो है 70 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर देखें तो उत्तराखंड 55 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहा है, 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया सभी को। पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और अपना उत्तराखंड 7वें नंबर पर रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। क्लियर होगी बात। चलो, क्वेश्चन में हमने 3 महत्वपूर्ण शासक जो है मुगल शासकों के बारे में बात की, अकबर के बारे में बात की और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की और औरंगजेब के बारे में बात की। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, पर्यायवाची का सही मेल नहीं है। तो इनमें से 3 मेल तो बिल्कुल सटीक है, एक मेल गड़बड़ है, वो आपको बताना है। चलो फटाफट से आंसर करिए। पर्यायवाची शब्द दिए हैं लेकिन एक मेल जो है वो गड़बड़ है, सही नहीं है। कमल का अरविंद है, बादल का मेघ है, अग्नि का अनिल है, रात्रि का यामिनी है। तो इसमें से एक में मिस्टेक है और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों ने बिल्कुल वो मिस्टेक को पकड़ भी लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स भी दिख रहे हैं। अग्नि का अनिल नहीं हो सकता है दोस्तों, बाकी सही है। तो बाकी भी याद कर लो, कमल का पर्यायवाची अरविंद है, बादल का मेघ होता ही है, रात्रि का यामिनी होता है, याद रखें, पर अग्नि का अनिल नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं आगे। देखो भाई, ये बिल्कुल करेक्ट था। अग्नि का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। भाई जब अनिल का मतलब हवा होता है तो मामला गड़बड़ हो गया। पर्यायवाची का मतलब होता है सेम होना चाहिए, इसलिए सही मेल नहीं खाता है। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन है, अनल है, पावक है, दहन है, ज्वलन है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची है। और अनिल के पर्यायवाची वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, ये अनिल के पर्यायवाची है। करेक्ट है, तो इसलिए मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, तो आपको ये 3 भी याद रखने हैं जो एक्स्ट्रा है, रात्रि, यामिनी, है ना। और जो इसमें एक्स्ट्रा रखें ये भी याद रखना है। देखो, वायु के पर्यायवाची कौन कौन हो सकते हैं, हवा, समीर, वात, मारुत और अनिल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी होंगे यहाँ पर। देखो, कमल के पर्यायवाची भी देख लो, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, अरविंद यहाँ पर रखा था, बिल्कुल ठीक। सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर और पुंडरीक, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। बादल के भी देख लो, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अंबुद, दराधर और वारिवाह, वरीधर, ये सब बादल के। और रात्रि के भी देख लो, निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, ये वहां पर रखा था ऑप्शन में। रजनी, त्रियामा, क्षणदा, सरवरी, तमसुनी, विभावरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखें। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, फटाफट से बताओ। डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इनके भी दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव में 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। वो कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, बताओ भाई।
सी यानी कि रामनगर विधानसभा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से थे दोस्तों। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2022 को, सॉरी 2002 को हुआ था, है ना, पहला विधानसभा चुनाव। और प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीतकर आई। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य बने हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल याद रखना। तो रामनगर बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नहरों से होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो हमारी नलकूपों से होती है, ना कि नहरों से। देख लो भाई, राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 61% जो है दोस्तों वो नलकूप से होती है, और 22% क्षेत्रफल जो है वो नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं, बट ए नहीं था इसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, क्या के बारे में? इसका आंसर शकुंद है। शकुंद, कुंत नहीं है। देखो कितना डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। शकुंद और शकुंत का रखा। एक बार ऑप्शन दोबारा देख लो। ये देखो शकुंद इसका सही है, शकुंत नहीं होगा। तो थोड़ा सा देखना है कितना ये है, टा और दा, है ना। तो शकुंद जो है वह कनेर का वृक्ष है जिसमें सफेद पुष्प लगते हैं, ठीक है। शकुंद के अन्य अर्थ है मंद, मूठ, भोतरा, मंद, सुस्त, आलसी, ये सब भी इसके अर्थ होते हैं। पर पक्षी के पर्यायवाची भी पूछा है यहाँ पर। एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला यहाँ पे। पक्षी का, अच्छा हो, ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं पूछा है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। वही मैं कह रहा, पक्षी के पर्यायवाची में कौन कौन से? देखो, खग आ गया, नवचर आ गया, शकुनी आ गया, बिहा, पखेरु, अंडज, द्विज, शकुंत। यहाँ देखो दोस्तों, शकुंत भी है, खग भी है और शकुनी भी है पक्षी के पर्यायवाची। देखो, खग भी है, शकुनी मामा भी है और शकुंत भी है। लेकिन शकुंद जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ही क्या है? कोई एक वृक्ष है, कनीर का वृक्ष है जो जिसमें सफेद पुष्प लगते हैं, और इसका अर्थ जो है वो मंद, मूड, मूत, इस टाइप का, सुस्त, आलसी टाइप का, ये इसके अर्थ होते हैं शकुंद का। तो अब मामला क्लियर है। देखो, पक्षी के पर्यायवाची बड़े खतरनाक है, याद रख लेना। जैसे पखेरु तो इजी था, हम निकाल सकते थे, लेकिन जैसे ये शकुनी मामा से तो बड़ा खतरनाक लग रहा भाई, पक्षी के पर्यायवाची है कि नहीं। तो थोड़ा सा देख लेना, ये शकुंत, शकुनी और द्विज हो गया, नवचर हो गया, है ना। तो ये थोड़ा देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए दोस्तों। आपको असत्य का विकल्प देखना, इनमें से गलत कौन सा है। पढ़िए आराम से इनको, देखिए वन बाय वन। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से 15, 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनकी संख्या 5 से कम और 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती मतलब। दूसरा ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, ये आपको 4 प्रश्नों की जानकारी देगा एक साथ में। तीसरा कह रहा है कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान जो है आर्टिकल 243 के तहत मिलता है। और चौथा कह रहे हैं कि राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन जो है, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 243 के जी के तहत है। भाई जिसने इस प्रश्न का आंसर दे दिया सही सही, मतलब समझ लो उसको 4 प्रश्नों की बहुत अच्छी जानकारी है। तो ऐसा क्वेश्चन का देखते हैं आंसर कौन कौन सही करते हैं। अलग अलग आंसर ए और डी, कुछ सी भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान जो है दोस्तों तो 243 के जी के तहत है। किसमें है? इनको याद कर लो अच्छे से। तो राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान जो है वो किसमें है? आर्टिकल 243 के तहत है। अनुच्छेद 243 के डी के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। तो पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान 243 के डी के तहत, 243 का डी, 243 का डी, समझ रहे? तो पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत मिलता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यही है। और पढ़ो यहाँ पर और क्या क्या है। जैसे कि हमने देखा राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान 243 के जी में है, 243 के जी में है, ये देखो, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 जी के तहत है। तो ये बात देखो जरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है। तो देख लेते हैं हम ये किसमें है, ठीक है, किसमें है, ये क्या क्वेश्चन था ये, दोबारा देखो। निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें निर्वाचन आयोग का गठन जो है दोस्तों वो 243 के में था। बस समझ आई नहीं आई, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। समझिए इस बात को। जो ये डी क्या बताने क्या था, असत्य जो है इसमें,
मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरे से चौथा गलत है यहाँ पर। मतलब ऑप्शन के हिसाब से चौथा गलत है। ठीक है, मतलब अगर हम पढ़ें इनको तो असत्य, मतलब इनमें से तो चौथा वाला असत्य, बाकी तीन सही है। पर क्वेश्चन के हिसाब से तो चौथा मानेंगे ना हम सही है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर जो है वो डी होगा। हमारा आंसर डी है। क्लियर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये बात भी सही है, बात ये भी सही है, बात ये भी सही, बात ये गलत है। क्योंकि ये 243 का, सॉरी 243 के में कहा गया है ये। भाई इस स्लाइड को रट लो अच्छे से, ये वाला जो है काम खत्म हमारा। ठीक है, तो रट लो इसको अच्छे से, देख लो एक बार क्या है। सबसे पहला जो इस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि आंसर तो यही है। खैर 243 के डी के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। पहला पॉइंट, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस में है, कौन से आर्टिकल में है? तो 243 के डी में है। इंपॉर्टेंट, याद हो गया। दूसरा देखो, पंचायतों की अवधि का जो प्रावधान है, ठीक है, वो 243 के ई में है। और पंचायत सदस्यों की जो योग्यता है, जो पंचायत सदस्य बनेगा, कितना उसकी योग्यता होनी चाहिए, कितना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी है वो 243 के एफ में बताया गया है। पंचायतों के कार्यों से संबंधित वो 243 के जी में है। और पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाए, ये 243 के आई में है। और निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है 243 के में है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन में जी था, इसलिए गलत हुआ। और मार्च 2008 को पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं को पंचायतों में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, 2008 वाला। ठीक है, तो ये सारे तो याद रखने हैं, ये भी याद कर लो। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रख लो। दूसरा, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू होता है, ये बात भी याद कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो ध्यान रखना भाई, इनको हल्के में मत लेना इस स्लाइड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। वनों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वनों का प्रशासन हो जो है, उसमें सबसे छोटा जो इकाई होती है इनकी, वो क्या है? बीट हो गया, सेक्शन हो गया, रेंज हो गया, या फिर वृत्त? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दीजिए आंसर। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, ए कर रहे हैं। सभी लोगों का आंसर बीट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। राज्य में रिकॉर्डेड क्षेत्रफल इतना है किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का इतना है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है, जो वन रक्षक के अधीन होता है। तो ये रही थी दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा जो होता है दोस्तों वो बीट होता है। ठीक है, फिर होता है सेक्शन, फिर आता है सेक्शन आता है इसमें, फिर आते हैं दोस्तों रेंज। ठीक है, और फिर आता है दोस्तों उपवन, उपवन प्रभाग। ठीक है, प्रभाग। और फिर आता है दोस्तों, सॉरी मैंने इनका मुंह इधर की तरफ कर दिया, सॉरी। मुंह एक्चुअली जिस साइड बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला रहता है। ठीक है, थोड़ा मुंह उल्टा कर दिया मैंने इनका। ठीक है, तो बीट से बड़ा यहाँ पर लिखा है यार, इधर देखो। बीट हो गया सबसे छोटा, फिर बीट से बड़ा होता है दोस्तों सेक्शन, सेक्शन से बड़ा होता है रेंज, रेंज से बड़ा होता है उपवन प्रभाग, और इससे बड़ा वन प्रभाग, और सबसे बड़ा वृत्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए दोस्तों। राज्य में रामायण कथा पर आधारित लोकगीत कौन सा है? रामायण कथा पर आधारित जो हमारा लोकगीत है, ये कौन सा है? चांचरी गीत, जागर गीत, ठुलखेत गीत, या फिर चौफला? रामायण कथा पर आधारित लोकगीत। सी आंसर दे रहे हैं ज्यादातर, कुछ ए दे रहे हैं, पर इसका आंसर सी होगा दोस्तों। ठुलखेत गीत जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठुलखेत गीत जो है कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मुख्य गायक को बखणनिया कहा जाता है, और यह गीत रामायण की कथा पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे आप ठुलखेत गीत को। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसके मुख्य गायक को? बखणनिया। क्या कहा जाता है? बखणनिया, बखणनिया कहा जाता है इसके
जो मुख्य गायक होता है इसका, ठुलखेत गीत का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चांचरी गीत ऑप्शन में था, तो चांचरी गीत जो है ये नृत्य गीत है, उत्तरायणी मेला से संबंधित है। जागर गीत की बात करें, पौराणिक जो देवताओं की लोकगाथाएं हैं उनसे संबंधित है। चौफला गीत की बात करें, ये प्रेम प्रणय गीत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। झुपिया नामक आभूषण जोहर जाति के लोगों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? लेते दोस्तों, गला इसका आंसर होगा, गला, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे थे भाई। झुपिया गले के मुख्य आभूषण देखो, लॉकेट, गुलबंद, चर्रियो, हंसुली, हमील, चौनी माला। चौनी माला पैसे पैसे वाले माला भी होती भाई, ये देखो चौवन्नी वाली माला बोलते इसको, ये पैसे पैसे की माला रहती है। कंठी माला, चंद्रोली, और झुपिया और सुतुआ। सुतुआ भाई देखना इंपॉर्टेंट है ये, देखो बहुत सारे गलत कर गए थे। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गला, ठीक है। तो झुपिया जो है दोस्तों ये गले में पहने जाने वाला है, और इन सबको याद रख लो, गले में पहने जाने वाला आभूषण जो है, ठीक है। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो। मुन्ना भाई जी कह रहे हैं कि टेलीग्राम किस नाम से है। टेलीग्राम जो है दोस्तों यही है, सॉरी हाँ ये है, नवीन सर उत्तराखंड देख लेना आप, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर, यही लोगो लगा हुआ होगा, ये वाला लोगो ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो सर की टेस्ट सीरीज कैसे है लास्ट में बताऊंगा, ऑल इन वन DSC है ना। चलो तो करेक्ट है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। अलंकार के मुख्य भेद कितने कितने होते हैं? 6 कहाँ से हो गए? देखो इधर आ जाओ, ये रहे 3। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ये देखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये 3 होते हैं, है ना। चलो तो ध्यान रख लेना आगे से। अलंकार जो किसी वस्तु को अलंकृत करें वह अलंकार कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, क्लियर है। तो अलंकार तो बहुत अच्छे से हमने करवाया है यूट्यूब पे, अगर आपने देखी होगी, ठीक है। दीपिका पादुकोण को बहुत बढ़िया तरीके से हमने दिखाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। एक साइड दीपिका पादुकोण पूरी तरह से सजी हुई हैं, सब कुछ उन्होंने पहने हुए हैं, मतलब जो भी उनका अलंकृत करने वाली जो चीज़ें हैं, गहने वगैरह, आभूषण सब पहने हुए, एक में वो नॉर्मल है। तो उनको देख करके हमें साफ साफ कौन सी पिक्चर आपको आकर्षित कर रहे हैं जिसमें वो सज रही है? भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन दुल्हन शादी हो रही होती है लड़की, है ना, तो उस दिन देखो और नॉर्मल डे में देखो कितना डिफरेंस होता है। तो उस दिन देख के हमें, जिस तरीके से उनको देख के हमें उस दिन हमें एक अलग सा वो आता है, अलग सी इमेज बनती है, अलग सा वो देख करके हमें लगता है ना, तो कितना सुंदर लगते हैं ना। तो कहने का मतलब यही है, जिस प्रकार से जो शोभा बढ़ाने के लिए जो हमारी गहने होते हैं, इन सब पहन के शोभा बढ़ाई जाती है, सुंदर दिखते हैं, उसी तरह के जो शब्दों में उनको अच्छा करने के लिए जो चीज़ें ऐड की जाती हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं, ये चीज़ बताई जाती है ना। चलो 3 प्रकार की याद रखना। आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय सैन्य अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? जो अपना भारतीय सैन्य अकादमी है 50 वर्ष पूरे होने पर किस वर्ष इस पर डाक टिकट जारी कर दिए गए? अगर आपको स्थापना वर्ष पता होगा तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सी आंसर कर रहे हैं आप 1982, जो कि बिल्कुल सही आंसर भी है। भारतीय सैन्य अकादमी, जिसको हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA कहते हैं दोस्तों, इसका उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को फील्ड मार्शल सर फिलिप W चैडवुड ने किया था। तो 50 साल जोड़ दो इसके साथ, 1932 के साथ अगर आप 50 साल जोड़ देंगे तो 1982 हो गया भाई। तो 82 में इसको डाक टिकट जारी कर दिया गया। IMA के मेन बिल्डिंग को उन्हीं के नाम पर से जाना जाता है। इनका अगर आदर्श वाक्य की बात करेंगे, सर्वप्रथम देश की रक्षा, गौरव और कल्याण, तदंतर है सेना का हित, मंगल और सम्मान। तो ये इनका आदर्श वाक्य थोड़ा देख लीजिएगा, देश की रक्षा, गौरव और कल्याण, तदंतर है सेना का हित, मंगल और सम्मान। पहले देश की रक्षा है, देश का गौरव है, देश का कल्याण है, उसके बाद सेना का हित, मंगल और सम्मान। सदा अंत में आएगा निज सुख सुविधा और प्राण। देखो भाई
ये आदर्श वाक्य है आईएमए का, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड का प्राचीन खेल कौन सा है? उत्तराखंड का प्राचीन खेल कौन सा है आपको बताना है। पिट्ठू, बाघ बट्टी, मुर्गा झपट और बाघ बकरी। देखते हैं कितना बाघ बकरी। कौन सा खेल हो सकता है उत्तराखंड का प्राचीन? ज्यादा लोगों को लग रहा बाघ बकरी। पहले क्या होता, बकरी चराने जाते थे, बाघ खा लेता था, है ना। 5 बकरी लेके गए तो 4 ही घर आती थी, एक बाघ ने खा ली। तो ये भी एक खेल हो सकता है। ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है भाई, बी है ना। चलिए ठीक है। तो उत्तराखंड का जो प्राचीन खेल है वो बाघ बट्टी था दोस्तों, ठीक है। और उत्तराखंड का राज्य खेल जो है अभी आप सभी जानते हैं फुटबॉल है 2011 से, ठीक है। फुटबॉल को दर्जा मिला है। और हमारे कुछ राज्य के फुटबॉल प्लेयर्स जो आपको पता होने चाहिए, राम बहादुर सिंह छेत्री जी हो गए, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी हो गए, है ना। इनको किस उपनाम से भी जाना जाता है, फटाफट बताओ। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। प्रताप सिंह पटवाल जी हो गए, प्रसिद्ध रेफरी हैं। पुष्कर सिंह भंडारी हो गए, मनीष मैथानी हो गए, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। चलो, सोना का पर्यायवाची बताइए, सोना का पर्यायवाची क्या होता है? सोना का पर्यायवाची पत्रग, ललित, चित्राकर्षक और जातरूप। भाई देखो खतरनाक। आयरन मैन ऑफ उत्तराखंड बिल्कुल सही, मंजीत कुमार जी, पंकज भट्ट बिल्कुल सही। चलो भाई फटाफट आंसर। सेना का सॉरी, सोना का पर्यायवाची बताओ, सोना। सी, डी, सी और डी आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के। सी ज्यादातर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर डी सही होगा। जातरूप करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी है भाई। देखो देखो देखो, में जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्दार्थ, ऐसे वाले जो क्वेश्चन रख रहा हूं, गलत हो रहे हैं आप लोगों से। तो हिंदी के इन प्रश्नों को गलत ना करें, मैं बता रहा हूं आपको। इनको क्यों गलत हो रहे, क्योंकि आप लोग इनको हल्के में लेते हैं, और जो हल्के में लेते हैं तो हल्के में ही जाते हैं, तो इसलिए हल्के में ना लें इनको, है ना। तो देखो पर्यायवाची भी पढ़ लिया करो डेली, सुबह सुबह उठ के जो है। आज शेड्यूल बना दो, मंडे को मैंने पर्यायवाची पढ़ना, सुबह उठ के सारे पर्यायवाची पढ़ लो लूसेंट से, ठीक है। फिर अगले दिन पढ़ लो, मैं विलोम शब्द पढ़ूंगा। इनको ऐसे करके शेड्यूल बनाओ, फिर रिपीट करो इनको। तो इनको एक एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा माइंड में घुसता है, क्योंकि ये इतने सारे हैं तो याद होना मुश्किल है इनका। जात रूप करेक्ट है इसका। सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है दोस्तों। अन्य पर्यायवाची देखो, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय और महारजत। ये सब सोने के पर्यायवाची है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। और अन्य विकल्प अगर पत्रक की बात करें तो पत्रक जो ऑप्शन में था उसका ब्याल, उरंग, सांप, परनासन, भुजंग, नाग, फणी, अहि, बिस्दर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ भाई सांप का पर्यायवाची, सांप के पर्यायवाची पूछे जाए और आपके ऑप्शन जो है पत्रक भी होगा, पत्रक। तो ध्यान रखना भाई आपको, ये पत्रक जो है ये सांप का पर्यायवाची भी है। आपको फणी दे देगा, फणी। तो फणी तो हमें निकाल ही सकते कि नाग जो होता है, ये सांप जो उसका फन होता है उसका, तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, फणी। पर कुछ ऐसे इसमें हैं जो थोड़ा मुश्किल। देखो विषधर भी हम निकाल सकते हैं, सांप का पर्याय जो विष होता है उसमें, ये भी हम निकाल सकते हैं। फणी भी निकाल लेंगे, नाग भी निकाल लेंगे। भुजंग भी थोड़ा मुश्किल है, तो भुजंग याद रख लो इसका, ठीक है। और ये पत्रक इंपॉर्टेंट है भाई, पत्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, सांप का पर्यायवाची। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो ललित, ललित का पर्यायवाची सुंदर, मनोहर, मन भावन, रमणीय। तो ये ललित के हैं, ठीक है। तो आप किसी को बोलना स्टार्ट करो, देखो इनको थोड़े इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर कोई आपका दोस्त है तो उसको अभी बोलो अपने मन से, मेरे दोस्त बहुत ललित है, बहुत सुंदर है। तो यूज कर लो ऐसे शब्द को, ललित बोलना शुरू कर लो उसको। मतलब किसी चीज को अगर आप तारीफ कर रहे सुंदर है, तो उसको ललित बोलो, ये मेरा दोस्त बड़ा ललित है। अपने लिए ऐसा नहीं कि उसका नाम रख लो, मतलब याद हो जाए आपको। इन शब्दों को इस तरीके से यूज करेंगे तो याद होते हैं, ठीक है। एक दो बार यूज कर लो, कौन से हमें उसको हमेशा ललित ही बोलना है, नहीं तो कल के दिन बोल देगा कि मेरा नाम ललित ही बना दिया इसने, है ना। तो ऐसा नहीं है,
आप जब तारीफ कर रहे हैं उसका, चिताकर्षक, चिताकर्षक का जो पर्यायवाची है आनंद। देखो आज मैं जो है बिल्कुल चिताकर्षक हो चुका हूँ, मैं आनंद में हूँ आज, मैं चिताकर्षक हूँ आज, मैं अपीच हूँ आज, मैं अभिराम हूँ आज, ठीक है, मैं अभिरंभ हूँ आज, रम्य हूँ आज। ये सब जो है चिताकर्षक के यानी कि आनंद के पर्यायवाची हो गए आपस में, ठीक है। तो भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे पर्यायवाची, जरूर इनको थोड़ा एक बार रिवीजन मार लें आप लोग, ठीक है। चलो, और ये आपके लिए एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों आज का आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। राज्य में किल्लर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, नंदा देवी, कामेय, द्रौपदी का डांडा, या फिर मुकुट पर्वत। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। किल्लर माउंटेन किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आराम से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये है भाई, तो आज का सेशन के लिए इतना ही रखते हैं।